गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। मैंने अध्याय 1 भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के चैप्टर को पूरा किया। उसके क्वेश्चन आंसर को मैंने ग्रुप में भेज दिया है। आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर को फेयर कॉपी में करके मुझे आप भेजेंगे। राष्ट्रवाद, मैंने बताया राष्ट्रवाद क्या है। एक ऐसा व्यापक शब्द है बच्चों जिसे हम लोग भाषा में या कह सकते परिभाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद किसी भी देश में रहने वाले समाज वर्ग व्यक्तियों की एक सोच है जो उस समय वर्तमान समय में रहने वाली या शासन करने वाली सरकार के खिलाफ वहाँ की जनता, वहाँ के समाज का एक क्या है, एक गुस्सा होता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा या राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन की भाषा है। इसमें एक समाज की इच्छा निहित होती है, जैसे मैंने बताया। एक ऐसे समाज निर्माण के लिए उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पूर्णतः समाप्त करने की आवश्यकता होती है। लोक राष्ट्रवाद एक ऐसी इच्छाओं और अनिवार्यताओं की अभिव्यक्ति है। मैंने अभी पढ़ाया आपको कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ नए राष्ट्रवाद के राज्यों का भी उदय हुआ और इसका प्रभाव लोगों की स्वयं की समझने और अपनी पहचान के बारे में जानने के लिए भावना था। मैंने बताया अभी इसमें परिवर्तन हुआ, जैसा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की यूरोप में देख चुके हैं कि वे कौन थे और उनकी पहचान किस बात से या किस बात की परिभाषा से होती थी। उनकी यह भावना बदल गई, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा हो गया। जैसे अभी भी मैंने बताया, नए प्रतीक चिन्हों, नए गीतों, नए विचारों और आदि स्थापित किए गए। समुदाय की सीमा को परिभाषित किया गया। नए नए प्रतीक, नए नए चिन्हों, नए नए विचारों आदि स्थापित किए गए, नए परिभाषित किया गया। ज़्यादातर देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण किया गया और लंबी प्रक्रिया के बाद उन लोगों ने सफलता भी हासिल की। आइए हम भारत के बारे में भी ये बातें शुरू करें कि भारत में यह राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय विकास कैसे उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उपनिवेशीवाद विरोध से संबंध था, उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास उपनिवेशिक परिस्थितियों के ही अधीन हुआ। उपनिवेशों के शासकों का विरोध करने के दौरान ही हमारे देश के लोगों की आपसी एकता भावना को समझा और इतना ही नहीं, विदेशी शासकों के द्वारा उनका जो उत्पीड़न हुआ, उनके दर्द को भी लोगों ने साझा किया और एक दूसरे के भावनात्मक रूप में देखा। इसके पश्चात भी प्रत्येक देश के प्रत्येक वर्ग और विभिन्न समूह उपनिवेशवाद के समान रूप से प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि पूरा देश राष्ट्र भावना के से ओतप्रोत हो गया और सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। बहुत से ऐसे वर्ग थे, कुलीन वर्ग या जमींदार वर्ग, जो अभी भी अंग्रेजों और उपनिवेश के समर्थक थे। बुद्धिजीवी वर्ग भी में भी कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो अभी भी अंग्रेजों का विरोध या शासन वर्ग का विरोध नहीं करना चाहते थे। इनमें से प्रत्येक के अपने व्यक्तिगत अनुभव थे। मैंने बताया स्वतंत्रता का अलग अलग परिभाषाएं थी, फिर भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी भिन्न भिन्न चरणों या भिन्न भिन्न विचारधारा या भिन्न भिन्न समूहों वाले लोगों के से मिलकर उनको संगठित किया और उनके साथ मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। इसके बाद भी इनमें एकता की कई ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण आपसी मतभेद की संभावनाएं क्या थी, बनी हुई थी। कक्षा 8 की पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद के विषय में इस पुस्तक के माध्यम से आपको सन 1920 के बाद आई राष्ट्रीय चेतना के विषय में हम लोग अध्ययन कराएंगे कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय चेतना की सबसे बड़ी बात थी या जो भारत के लोगों को एक मंच पे लाने की बात थी, वो थी 1885 में A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना, जिसके अध्यक्ष W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ये एक ऐसा मंच था जो भारतीय राजनेताओं को, भारतीय लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। प्रारंभ में ये तो अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी वाल के रूप में पर भी इसका उपयोग किया था कि जनता के जो बातें हैं वो हमारे तक नहीं आएंगी, पहले कांग्रेस पे आएंगी फिर हमारे यहाँ आएंगी।
लेकिन ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन कहता था कि मेरी 2 पत्नियां हैं, सॉरी हाँ, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था ये, और लॉर्ड डफरिन ने इसे अपने सुरक्षा वाल्व के रूप में उपयोग किया था, ठीक है ना। लेकिन 1885 से 1915 तक का जो शासनकाल था वो कांग्रेस में नरम दल का था या उदारवादी दल का था। 1915 के बाद जब 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से गांधी जी भारत आए और भारत के इतिहास में जब गांधी जी का पदार्पण हुआ तो इसी समय भारत में एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और गांधी जी ने सबको एक साथ लेकर चलने की जो बात की वो काफ़ी सही रही, जिसमें गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से उपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्या सहयोग आंदोलन चलाया, सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया और अंत में जाके अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हम अध्ययन करेंगे कि इन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस प्रकार भाग लिया और किस प्रकार राष्ट्रवाद ने देशवासियों की कल्पना को एक नई ऊंची उड़ान प्रदान की। अगला जो टॉपिक है हम लोग का है वो प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और सहयोग। मैंने बताया अभी पढ़ा हम लोगों ने सन 1919 में वर्ष के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देश के कई नए क्षेत्रों में फैल गया। कारण क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया और ये कहा कि अगर आप हमारी मदद करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपकी स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे, जिसका गांधी जी ने भी समर्थन किया और भारतीय सेना में लोगों के भर्ती करने के लिए युद्ध में जाने के लिए गांधी जी गांव-गांव घूमे और सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसीलिए गांधी जी को सेना में भर्ती करने का सर्जेंट यानी एजेंट कहा गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इसके उलट ये बातें हुई और अंग्रेज़ों ने अपनी बातों से मुकर गए और जब ये बातें सामने आई तो इन्होंने इन बातों के लिए क्या किया? दमनकारी नीति अपनाया, जिसके कारण गांधी जी ने पहला अपना आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है ना। साथ ही संघर्ष के नए तरीके सामने आ रहे। यह सब कालांतर में क्या हुआ, भारत के इन बदलावों का प्रभाव कैसे पड़ा, इस अध्याय में हम लोग अध्ययन कर। प्रथम युद्ध से सीधा भारत का कोई संबंध नहीं था क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, मैंने बताया। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश में कई राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां या संकट उत्पन्न हो गए। इसका कारण था रक्षा बजट में बहुत अधिक बढ़ोतरी। इस खर्च की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर बाहरी देशों से कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयात शुल्क या आयकर शुल्क बढ़ा दिए गए। युद्ध के कारण कीमतों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि 1913 से 1918 के बीच जो कीमतें थी वो क्या हो चुकी थी? दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम जनता की परेशानी बढ़ गई थी। इसके साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवान सिपाहियों के रूप में जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में भारी गुस्सा था। सन 1918 से 1919, 1920 से 1921 में देश के बहुत से क्षेत्रों में फसलें खराब हो गई थी अकाल पड़ने के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, जिसके कारण देश में खाद्य पदार्थों की बड़ी मात्रा में कमी हो गई थी। इसके दौरान फ्लू की महामारी ने भी देश के बहुत भागों में फैल गया। 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। नागरिकों को यह आशा थी कि युद्ध समाप्ति के उपरांत उनकी कठिनाइयाँ कुछ कम हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इसके उलट क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई और जो भी इन लोगों ने इसका विरोध करना चाहा या अंग्रेज अधिकारियों से बात करना चाहा तो अंग्रेज अधिकारियों ने दुत्कार कर और दमनकारी नीति अपनाई। इस दौरान देश की संकटपूर्ण स्थितियों में एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग प्रस्तुत किया। सत्याग्रह का विचार हम लोग पढ़ेंगे। सत्याग्रह विचार 2 अक्टूबर 1861 में गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो क्या थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी ने भी इंग्लैंड में क्या की थी? वकालत पास की। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उसके बाद वहाँ उन्हें खुद अपमानित करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अफ्रीका में जाकर उसके बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और 20 वर्ष तक वहाँ रहे। वहाँ भी उन्होंने देखा कि काले गोरे का भेद है। गांधी जी को भी अपमानित होना पड़ा, इसलिए गांधी जी ने अफ्रीका में भी रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह चलाया
और उन्होंने एक नए तरह का जन आंदोलन का मार्ग अपनाया और वहीं से नक्सलवादी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, सत्याग्रह के विचार में सत्य की ताकत पर आग्रह और सत्य की खोज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए होता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क दुश्मन को नहीं अपितु उसके सभी नागरिक हिंसों के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के लिए उसे विवश करना चाहिए और उसे सच्चाई दिखाना चाहिए और सहज भाव से उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस संघर्षों में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी को यह विश्वास था और अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध दिया। अगला है टॉपिक सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन को हम लोग आगे पढ़ेंगे कल।